गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? Yes. ओके, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म, यानी मटेरियल चैप्टर जो है। अभी तक आपने देखो चैप्टर 1 to 3 आपने जो पढ़ा वो चार्ज एंड उनके बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में पढ़ा। चैप्टर 4 में चार्ज की वजह से, यानी अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको आपने पढ़ा। ठीक है, चैप्टर 4। अब जो चैप्टर 5 है इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बट ये मेटेरियलिटिक मैग्नेटिज्म होगा, यानी कि जो मैटर है उस मैटर के बेस पे जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे चैप्टर 5। इसलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर हम बात करते हैं, चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ, उसके हमने क्वेश्चन करे। उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले चैप्टर 4 से रिलेटेड। आई गेस नहीं है, क्योंकि होता तो सोनिया के थे डाउट तो सोनिया पूछती रहती है। बाकी असाइनमेंट किस किस ने कंप्लीट किया है? सोनिया ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है असाइनमेंट को लेके। आई गेस मेरे को डेडलाइन डालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा। हाँ सर, कर रहा हूँ। हाँ, तो असाइनमेंट करिए जो मैंने भेजे थे। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो रखा है, उसके असाइनमेंट मैंने आपको भेजे हुए हैं, मतलब भेजूंगा अब मैं आगे। बाकी असाइनमेंट करते रहो, मैंने बोला था वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है तो उनको करते रहिए। जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ पे पूछिए। एंड और क्या था, हाँ, संडे को मैंने टेस्ट शेड्यूल किया है, मैसेज मिल गया होगा सबको। 4 बजे चैप्टर 3 का टेस्ट है। उसी तरीके से पैटर्न से, जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने दिया था तो उसी तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट संडे 4 बजे टेस्ट पेपर वहां पे अवेलेबल हो जाएगा गूगल क्लासरूम में, तो आप इजीली वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। रचित? यस सर। क्लियर है ना? तो अभी तक कुछ पढ़ा है आपने? आज फर्स्ट क्लास है आपकी, अभी 12th के जो नो पीछे सर। कुछ भी नहीं पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के थोड़े बीच के टॉपिक्स पढ़े, कैपेसिटेंस वगैरह। अच्छा ठीक है, तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 5, ऋषभ आप क्लास में रेगुलर नहीं हो रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है? हम्म चलिए, तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, कोई भी मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, ये सब जो चीजें होते हैं, इनको जब कोई चीज अट्रैक्ट करता है तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिज्म कह रहे हैं। तो नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि किसी तरीके से आपको नोट्स की अवेलेबिलिटी करवाऊं, मैं नोट्स बना के तैयार करके आपको दूं। अब जैसे होगा मैं करूंगा, बट मैं शायद साथ साथ में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब मैं साथ में डेफिनेशन बोलूँ तो आप साइड बाय कॉपी नोट्स आप बना रहे होंगे, मेरे को मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग बना रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कंटिन्यू नहीं चलने वाला है, जब इंस्टीट्यूट आओगे तो मैं देखूंगा ही। ठीक है, तो नोट साथ में बनाते रहेंगे, साथ साथ में लिखते जाएंगे, डेफिनेशन में बोलता जाऊंगा। बाकी मेरे से जितना हो पा रहा है नोट्स का मैं वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे। The phenomena of attraction of small bits, the phenomena of attraction of small bits of iron, the phenomena of attraction of small bits of iron, steel, cobalt, nickel, etc. Small bits of iron, steel, cobalt, nickel, etc. towards the ore, towards the ore। और आप जानते होंगे ये और क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़े हो। ठीक है, और यहाँ पे भी पढ़ रहे
केमिस्ट्री में 11th में 12th में पढ़ोगे। और का मतलब समझते हो ना, जैसे जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में से जो मेटल्स निकलते हैं उनको हम और कहते हैं, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, तो और वहां पे हो तो उसको हम बात करेंगे और की, तो उस और की बात हो रही है। तो बेसिकली ऐसे टाइप के और जब किसी मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्लियर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। Magnetism definition: the phenomena of attraction of small bits of iron, steel, cobalt, nickel, etc. towards the ore was called magnetism. ठीक है, देन आता है बार मैग्नेट। अभी लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि किसी वायर में से करंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है। अभी हम बात करेंगे मैटर की वजह से क्या जो मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बार मैग्नेट आप सभी को पता है इस तरीके से होता है। बार मैग्नेट साउथ और नॉर्थ पोल होता है, जो कि बाकी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लाइक कोबाल्ट, निकल, आयरन। ठीक है, तो इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दैट इज बार मैग्नेट। क्लियर है। तो ये था बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में इतना कुछ जानने की चीज नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो लिखो वो लिखो आप सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। रचित, जहां पे कोई बात अगर समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। यस सर। सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इसमें पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट्स लिखते जाएंगे और समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। ठीक है, यानी कि जो अर्थ अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों करता है, जिस तरीके से मैग्नेट बार में से, जैसे मैग्नेट बार में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, उसी तरीके से अर्थ में से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने के रीजन क्या है, कॉज क्या है, क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नेटिक इफेक्ट का वेदर पे, अर्थ क्रस्ट पे, इन सब पे अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है और मैग्नेटिक इफेक्ट आ क्यों रहा है। तो सबसे पहला रीजन तो आपको यही पता है कि जो अर्थ के सेंटर कोर की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, फ्लूइड फॉर्म में आयरन है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, है ना। और जो फ्लूइड फॉर्म में आयरन है वो आयन के फॉर्म में, मतलब आयन आप जानते हो ना, अच्छे से पढ़े हो, ION, आयन यानी कि चार्ज की फॉर्म में। तो आयरन जो है वहां पे चार्ज की फॉर्म में है, यानी कि मेल्टेड फॉर्म में है, दैट इज मैग्मा जिसे हम कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि अर्थ का जो सेंटर कोर होता है वो रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है वैसे ही अंदर का सेंटर कोर भी रोटेट करता है। अब करंट का मतलब क्या होता है, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। whenever there is flow of charge, that is known as electric current. And if anywhere and there is electric current, then there would be a magnetic effect। यानी कि अगर कभी भी कहीं भी चार्ज फ्लो करता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है, और अगर कहीं इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अर्थ का कोर रोटेट कर रहा होता है तो उसके साथ साथ आयरन भी, यानी आयन के फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में आयरन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन अगर हम समझें, अर्थ का एटमोस्फेयर है ना, सबको पता है अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे आयरन कोर है और इसका अपना एक एटमोस्फेयर है। और एटमोस्फेयर भी कई लेयर्स में डिवाइडेड है ना। एटमोस्फेयर भी कई लेयर्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है। ठीक है, इस तरीके से लेयर्स आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो अलग अलग लेयर आती रहती हैं एटमोस्फेयर की।
तो उसमें से एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं आइनोस्फेयर। क्या कहते हैं? आइनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आइनोस्फेरिकल लेयर होती है। अब इसमें क्या होता है कि इस वाली लेयर में सिर्फ आयंस होते हैं। आप अर्थ की ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे सरफेस से ऊपर ऊपर, तो उस सरफेस उस लेयर में क्या होंगे? आयंस प्रेजेंट होते हैं। और अर्थ का एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसके साथ एटमॉस्फेयर भी रोटेट कर रहा है। तो जब एटमॉस्फेयर रोटेट कर रहा है उसका क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर भी रोटेट करेगा तो आयंस भी रोटेट कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या आ गया? एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, जिसकी वजह से क्या आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। यानी कि दो मेन रीजन तो यही है, एक अर्थ का सेंट्रल कोर और एक अर्थ का एटमॉस्फेयर, जिसमें एक आयनोस्फेयर लेयर है जिसमें आयंस हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्लियर है? यहां तक बात सभी को समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से यस कर देंगे। यस सर। सर ये आयोनोस्फीयर फिर से एक बार। आयनोस्फेयर अर्थ जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में डिवाइडेड है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इस तरीके से कई लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिसमें से एक लेयर आती है आइनोस्फेरिक की। आइनोस्फेरिक हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस लेयर में सिर्फ आयंस प्रेजेंट है। जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो एक दो लेयर के बाद आइनोस्फेयर आ जाएगी, यानी कि उस लेयर के बीच में आपको सिर्फ आयंस ही मिलेंगे। तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो लेयर भी रोटेट कर रही है, आयनोस्फेयर भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से आयंस मूव कर रहे हैं। उस लेयर के जो आयंस हैं वो भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जब आयंस मूव कर रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंट करेगा, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। क्लियर समीर? यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस like iron, cobalt, nickel, and steel towards it. Every magnet attracts small piece of magnetic substances like iron, cobalt, nickel, स्टील एक्सेट्रा टुवर्ड्स इट। अभी जैसे मैंने बताया कि जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो स्मॉल छोटे छोटे पीस होते होंगे, जैसे आप देखोगे आयरन फिलिंग जो कहते हैं, आयरन फिलिंग आप समझ लो, जैसे आयरन का जो पाउडर होता है, तो उसको अगर उसके पास मैग्नेट ले जाओगे तो मैग्नेट क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है। तो जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं या जो मेटेलिक पीसेस होते हैं, उनको क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का तो है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, when a magnet is suspended freely, when a magnet is suspended freely, when a magnet suspended freely with the help of an unspun thread, with the help of an unspun thread, it comes to rest, it comes to rest along the north south direction. When a magnet is suspended freely with the help of an unspun thread, it comes to rest along the north south direction. इसका मतलब है अगर आप किसी मैग्नेट को किसी अनस्पन थ्रेड का मतलब उसमें वो घुमाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सुलझा हुआ धागा हो, तो उससे अगर आप किसी थ्रेड मैग्नेट को आप बांधते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो और उसको हल्का सा रोटेट कर दो, तो आप देखना जब वो रेस्ट पे आएगा तो वो हमेशा रेस्ट पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। ठीक है, हमेशा वो किस पे आएगा? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही आएगा, इस तरीके से। तो जब भी अगर एक बार मैग्नेट रुकता है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ है, तो उसका जो ये डायरेक्शन है ये हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रोटेट कर रुकेगा। मतलब
जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रेस्ट पे आएगा। तो हमेशा कोई भी मैग्नेट होगा तो उसके जो पोल्स हैं वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही रेस्ट में आएंगे, हमेशा आके वो वहीं पे रेस्ट पे रुकेंगे अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है, फोर्सफुली ना हो, फ्रीली है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सर साउथ वाला पोल नॉर्थ के साथ आएगा और नॉर्थ वाला साउथ के साथ आएगा ना? नहीं 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 नहीं, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में होगा और नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। इसीलिए जो कंपास होते हैं, कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकती है, वो इसीलिए रुकती है। ओके सर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज ध्यान रखेंगे, चलो ये तो मैं आगे ही बता दूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा दूंगा। चलिए लिखिए, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, like poles repel each other and unlike poles attract each other, like pole repel each other and unlike poles attract each other। ये उसी तरीके से है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ ये दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ और साउथ हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, दैट मीन्स नॉर्थ एंड साउथ will always attract each other। क्लियर है? आई गेस ये भी पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion F between two magnetic poles, between two magnetic poles, between two magnetic poles of strengths, of strengths, of strengths m1 and m2। मैग्नेटिक पोल्स की जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम m से डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। जैसे साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी स्मॉल m, नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी स्मॉल m। ठीक है, अगर कोई एक मैग्नेट होते तो उनके दोनों पोल की स्ट्रेंथ सेम ही रहती है, इसलिए मैंने m से और m से डिनोट करा है। ठीक है, क्लियर है? तो नहीं तो आप m1 और m2 से डिनोट कर सकते हो। तो जो पोल्स की स्ट्रेंथ होगी उसको हम m1, जैसे चार्ज को हम q1 q2 डिनोट करते थे कुलम्स फॉर्मूले में, इसी तरीके से यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ को हम m1 और m2 से डिनोट करेंगे। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन F बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ m1 एंड m2 separated by a distance r, separated by a distance r is directly proportional to the, is directly proportional to the, is directly proportional to the product of pole, product of pole strength, product of pole strength is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of the distance, and inversely proportional to the square of the distance between their centers, between their centers। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। देखिए F जो है पोल्स की प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है, और इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो ऑन कंबाइनिंग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट
k m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू क्या है, वेयर k इज इक्वल है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। जैसे k वहां पे पहले हमने कुछ पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो चैप्टर्स थे 1 से 3 तक, यानी 1 to 3 चैप्टर जो हमने पढ़ा है, उनमें हमने k की वैल्यू अलग ली है। जहां मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा वहां पे k की वैल्यू क्या लेंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, कोई मुझे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू बताए। सर 10 की पावर 7। 10 की पावर 7। और कोई? 10 की पावर -7 होती है, 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -7। चलिए ये बता दिए, आप कोई यूनिट बताओ क्योंकि कराया हुआ है, यूनिट बताए टेस्ला। हैं? टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला बताई थी, इसकी यूनिट होती है, सर न्यूटन कूलम बाय इस तरीके से होती है। देखो ये इस तरीके से याद कर लो, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लो। सोनिया करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए इसके बाद ये तो आपने पढ़ा फॉर्मूला, तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या बन गया, बेसिक आपका फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया 5th पॉइंट में, ये आपका फॉर्मूला बन गया 5th पॉइंट में। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होती है एम्पियर मीटर, ये ध्यान रखना, एम्पियर मीटर इज द पोल स्ट्रेंथ यूनिट। पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर मीटर। यहां तक बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट 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 पॉइंट, 6th पॉइंट, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। द पोल्स, इसी के आगे कंटिन्यू करो, द पोल्स of a magnet, the poles of a magnet can never be separated, the poles of a magnet can never be separated, it means magnetic monopoles do not exist, magnetic monopoles do not exist। जैसे -q और +q अकेले रह सकता है, बट यहाँ पे साउथ और नॉर्थ एक अलग नहीं रह सकते, हमेशा साथ में ही रहेंगे, इनको भगवान ने साथ में रहने के लिए बनाया है। तो जब भी कोई बार मैग्नेट है जिसमें साउथ और नॉर्थ है, अगर आप इसको बीच में से ब्रेक करते हो तो कभी भी अकेला साउथ नहीं रहेगा, हमेशा उसमें डबल पेयर के साथ रहेगा। तो मान लो जैसे यहाँ साउथ था और आपने बीच में से ब्रेक कर दिया तो इधर नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा, इधर नॉर्थ था तो जैसे बीच में से ब्रेक किया तो यहाँ साउथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बीच में से ब्रेक करेंगे तब भी क्या होगा, साउथ ही साउथ बना रहेगा और नॉर्थ नॉर्थ बना रहेगा। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी सिंगल पोल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है, जेईई मेंस के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल नेवर बी एग्जिस्ट इन मोनोपोल। ठीक है, तो अकेले कभी नहीं रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। दैट इज साउथ और नॉर्थ पोल हमेशा साथ में रहेगा, कभी अकेले नहीं जाने जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप किसी मटेरियल को लाइक आयरन को अगर हम मैग्नेट के साथ में रख दें तो कुछ देर के बाद उस आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यानी कि उसने क्या करा, कुछ प्रॉपर्टीज को इंडक्ट कर लिया मैग्नेट बार की। तो इस तरीके की फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इंडक्टिव प्रॉपर्टी या इंडक्टिव फिनोमेना। ठीक है, तो इट हैज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर किसी मटेरियल को हम किसी मैग्नेट के साथ में रखते हैं कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, तो वो मटेरियल यानी मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल क्या कर लेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेगा। आप घर में भी देख सकते हैं, जैसे कील्स होती हैं, नेल जो हम कील करते हैं, ठीक है, तो जो कीलें होती हैं, घर में पेचकस होते हैं, तो इनको जब आप अगर मैग्नेट के साथ रख दो ना, तो देखा, और कुछ दिन बाद देखना वो सब कॉइन्स को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने देखा होगा घर में, ठीक है, मोस्टली लड़कों की बहुत आदत होती है खुरापाती करने की, तो घर में आपने देखा होगा कि कॉइन्स भी चिपकने लगते हैं, जो कील्स हैं वो भी चिपक रही हैं। तो इस तरीके से होता है, तो क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हैं इस टाइप की मटेरियल। और ये ज्यादातर और बहुत अच्छे से जल्दी से वही करते हैं जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल होता है। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये बहुत जल्दी प्रॉपर्टी को गेन करते हैं। तो ऐसी इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट लिख सकते हो रिपल्सिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है रिपल्सिव इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्सिव इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, इसका एग्जांपल देता हूं, उसके बेस पे समझेंगे रिपल्सिव। ये जो लास्ट 8 पॉइंट मैंने लिखवाया है, मतलब आपके पास दो बार हैं, उनमें से एक मैग्नेट है और एक आयरन है। ठीक है, दो बार हैं आपके पास, स्क्वायर क्यूबॉइड बार हैं या रेक्टेंगुलर बार हैं। तो उस बार में एक मैग्नेट है और एक आयरन है। आप सिर्फ देख के उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा आयरन है? कोई मेरे को बता सकता है? एनीवन, कोई आइडिया? यू हैव टू। नो सर, तो तीसरा, उसके लिए तीसरा कुछ चाहिए होगा अगर हम एक तीसरा, और। आप तीसरा ले सकते हो, पर तीसरे को कैसे, मतलब अगर मान लो कोई तीसरी चीज भी ले रहे हो तो उससे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? हाँ सर, तीसरा मेटल ले लेंगे और उसमें से दो, और जो अट्रैक्ट करेगा उन दोनों को, मतलब उन दोनों में से जो उसको अट्रैक्ट करेगा वो मैग्नेट होगा, और जो नहीं करेगा वो होगा ठीक आयरन है, होगा। हाँ ये भी हो सकता है। बट मैं जो प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए हम मेटल नहीं मैग्नेट लेंगे। मतलब आपके पास एक मैग्नेटिक बार है, एक आयरन बार है, यू हैव टू डिफरेंशिएट। तो आपने एक अलग से दूसरा मैग्नेट बार ले आए। अब वो मैग्नेट क्या करेगा, फॉर श्योर वो आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। बट जो दूसरा मैग्नेट है वो हमेशा उस आयरन को हमेशा ही अट्रैक्ट करेगा। जबकि मैग्नेट बार पे अगर हम दूसरे पोल यानी डिफरेंट पोल्स को कर दें, डिफरेंट पोल्स को करेंगे तो क्या होगा, वो रिपेल कर सकता है। आशीष, तो
वो दूसरे बार मैग्नेट के दूसरे पोल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब आयरन को तो हमेशा अट्रैक्ट कर देगा, बट वो मैग्नेट बार को रिपेल भी कर सकता है। तो कई बार हम मैग्नेट को डिफरेंशिएट करने के लिए रिपल्सिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मैग्नेट का, क्योंकि दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं अगर वो सेम पोल की तरफ हम उसको लेके जाएं, है ना। जैसे इस मार्कर का और इस मार्कर के दोनों दोनों ही नॉर्थ पोल होंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर है? ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने पढ़ी। अच्छा, 3 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, या मैं अभी 2-2.5 मिनट बाद खुद ही कर दूंगा, फिर दोबारा बनाऊंगा तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लाई नहीं कर रहे? आलसी है सर सारे। आशीष, तू पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? मैं अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना, तू सामने क्लास ओपन करके बैठ जाता है और अपनी कुछ मस्ती करने लग रहा है। मेरे को ऐसा हुआ ना, मैं सबके कैमरे ऑन करवा लूंगा, फिर चेक करूंगा कि कौन कौन क्लास सही से अटेंटिवली ऐड कर रहा है। सर पढ़ रहा हूँ, हाँ, यहीं पर बैठा हूँ सर। ओके, तो क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, दैट इज एन इमेजिनरी कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन is an imaginary curve. Magnetic field lines is an imaginary curve, the tangent to which imaginary curve, the tangent to which at any point, the tangent to which at any point gives us the direction, gives us the direction of magnetic field, gives us the direction of magnetic field at that point। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई भी एक इमेजिनरी कर्व है जिसपे अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एक तरीके से कर्व है, इमेजिनरी कर्व है, जिसपे आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं इसके, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट form closed continuous loop, closed continuous loop। it form इसको इस तरीके से लिखो, through the body of the magnet, through the body of the magnet from south to pole, south pole to north pole, या इसको इस तरीके से लिखो, वहां तो हो गया, इसको इस तरीके से लिखो, सेकंड पॉइंट में डाल दो, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, आउटसाइड
the body of the magnet, the direction of magnetic field lines outside the body of the magnet, the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole, north pole to south pole, and inside the body south pole to north pole. ठीक है? Outside the body of the magnet, the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole, and inside the south pole to north pole. यानी कि क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो होता है वो इनसाइड हो गया, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ, यानी कि इस तरीके से। ठीक है? और कंटिन्यूअस लूप होता है, यानी कि कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। क्लियर है? जैसे कि चार्ज के केस में देखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं है, जबकि इसमें देखोगे कंटिन्यूअस है, लूप बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं बनाते हैं, ये क्या कर रही हैं, लूप बना रही हैं। ठीक है? समझ गए? तो ये लूप बना रही हैं। आगे देखिए, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field, the magnitude of magnetic field at any point, at any point is represented by the number of magnetic field lines, is represented by the number of magnetic field lines, is represented by the number of magnetic field lines passing normally, passing normally through a unit area, through a unit area। यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगी, जैसे कि इस तरीके से समझिए। ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे कितनी क्लोज है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट है, स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा है। जबकि यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो काफी दूर दूर है, तो दूर दूर होने की वजह से इनका जो अमाउंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, काफी कम है, स्ट्रेंथ कम है। तो ये इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड का या कह लो या स्ट्रेंथ जो है, अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, कंडेंस है, तो ऐसे में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है, और जहां पे कम होगा वहां पे वो दूर दूर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? डेंसिटी कम होगी तो उससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। नेक्स्ट, no two magnetic field lines, no two magnetic field lines can intersect each other, no two magnetic field lines can intersect each other। ऐसा क्यों नहीं होगा, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी? ये मैंने आपको बताया है, आपने बार बार पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई स्ट्रीम लाइन में पढ़ा था 11th में, स्ट्रीम लाइन फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, और यहाँ पे भी पढ़ लिया कि अगर मान लो कोई दो फील्ड्स क्या कर रही हैं कि से जा रही हैं और उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया, लेट्स से कि इंटरसेक्ट कर लिया, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द पॉइंट हैव टू टेंजेंट विच शो टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकें। ठीक है? तो इसको लिख सकते हो, दिस इज बिकॉज एज शोन इन द फिगर,
This is because, as shown in the figure, this is because, as shown in the figure, at the point of intersection, at the point of intersection, we can draw two tangent. We can draw two tangent, which would mean two directions of magnetic field, which would mean two directions of magnetic field at the same point, at the same point, at the same point. This is not possible, which is not possible. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये सब पढ़ी हुई हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये चैप्टर जो है 5th चैप्टर, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गिने चुने ही टॉपिक्स इसमें से आते हैं, और ये जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं। जस्ट ये है कि वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पढ़ा है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से पढ़ रहे हैं, पर सेम ही चीज पढ़ रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक होते जा रहा है, सिंबल चेंज होते जा रहे हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम। ठीक है, तो इसलिए इसमें से अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पूछ लिए जाते हैं। इसमें जो नए टॉपिक आएंगे उनसे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी कि जहां पे दो पोल एग्जिस्ट करें उसे हम क्या कह देते हैं, डाइपोल कह देते हैं। टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। डेफिनेशन लिख लेंगे, अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स of equal strength, of equal strength, of equal strength, and separated by a small distance, and separated by a small distance, and separated by a small distance। तो इसका मतलब है कि जैसे मैग्नेटिक बार है तो इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2L है, दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, M है। तो अनलाइक पोल्स हैं जिनका स्ट्रेंथ क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है 2L, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है, इसको हम क्या कह देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेट बार को ही हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। नेक्स्ट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो इसके लिए आप लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, it is the product of strength of either pole, it is the product of strength of either pole, it is the product of strength of either pole and the magnetic length, and the magnetic length 2L of the magnet, यानी कि आइदर पोल, पोल का जो स्ट्रेंथ होगा उसको हम दिखा रहे हैं, डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल M से, आइदर पोल स्ट्रेंथ यानी M और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2L। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सिंबल भी लगा सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन आप लिख लेना इसमें साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन
साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, इससे ये तो बता दिया। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, उसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ। उसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ। बता आशीष, बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ। सोनम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मनीष नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। ठीक है, सही है। उसके बाद ये तो चलो बता दिया आपने। इसकी यूनिट लिख लो, जूल पर टेस्ला। इसकी जो यूनिट होगी ऐसा यूनिट, जूल पर टेस्ला, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। सर हमारा पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? हाँ जी, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ एम, ये जो एम लिख रहे हैं, जैसे चार्ज की स्ट्रेंथ को क्यू से डिनोट करते हैं ना, वैसे ही पोल की स्ट्रेंथ को एम से डिनोट कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा, यहां तक किसको कोई डाउट है, किसी को तो बताइए। एनी डाउट्स किसी को, या अभी तक जितना पढ़ाया वो सब समझ में आ गया? मनीष ऑल क्लियर? नेक्स्ट है निशु, रचित, सर अंडरस्टूड, सोनम, सोनिया। यस सर, आगे समझ। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई अच्छे से। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग में, इसके कुछ ही टॉपिक हैं जो थोड़े से अलग हैं, बाकी मोस्टली चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ज्यादातर रिलेटेड है। तो एक होमवर्क है, वैसे मैं ये कराऊंगा, बट फिर भी एक होमवर्क है आप लोगों का, मैं देखने चाहता हूँ कि आप कैसे करते हो। देखो, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है एक्सियल फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना? ये आप लोगों ने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके एक्सियल लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है और इक्वेटोरियल लाइन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है। ठीक है, ये आपने डिराइव कर रखा है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, आप इसे करके सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे। अभी भी बहुत बच्चों के आंसर्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, समीर, आशीष, निशु, ठीक है? तो होमवर्क अपना अपलोड करो, अदरवाइज फिर मैं कॉल करता हूँ घर पे, ठीक है? फिर सीधा पेरेंट्स से ही बात होगी। तो आज का होमवर्क ये है कि जैसे आपने जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाला था,
वही सेम मेथड, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मैग्नेट बार के एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, ये होमवर्क है। एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेट बार यानी कि डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। छोटा छोटा हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे E का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ/R²। यहाँ पे E की जगह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B है ना, हाँ, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, Q की जगह हो जाएगा M और बीच में जो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे E की जगह B हो जाएगा, K की जगह K रहेगा, बस K की इस केस में K जो होता है वो 1/4πε0 होता है और इस केस में K जो है वो क्या है μ0/4π है, ये ध्यान रखना। ठीक है, Q की जगह M यूज हो गया है, डिस्टेंस एज इट इज रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जस्ट सिंबल चेंज हो गया है। एक और हिंट, नॉर्थ को एज ए पॉजिटिव ट्रीट करना है, साउथ पोल को एज ए नेगेटिव ट्रीट करना है। ठीक है, नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव, साउथ पोल एज ए नेगेटिव, इस तरीके से ट्रीट करके आपको आंसर मतलब सॉल्व करके आंसर शीट मतलब जो है ये एक तरीके से होमवर्क आपको इमेज अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम में। क्लियर सभी को या अभी भी कुछ पूछना है इससे? जो हिंट समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो एक बार यस कर दो सभी। सोनिया यस, यस, अजीत, दिव्यांशु तेरे भी होमवर्क अपलोड नहीं हो रहे हैं, तेरे तो मैं हर बार भूल जाता हूँ तेरा तो। मनीष, स्ट्रेंथ में भी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट ये क्योंकि डायरेक्शन है ना, अगर जैसे हमने वहां पे देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, डायरेक्शन के बेस पे हमें पता चलता है ना कि प्लस करना है या माइनस करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता करने के लिए हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या होगी, डायरेक्शन तो होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे पॉजिटिव है तो उसकी वजह से अवे जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा तो अट्रैक्टिव डायरेक्शन होगी, इसलिए। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है। समीर, तेरा आंसर, तेरा तूने नहीं बोला कुछ? समीर कहाँ गया? है नहीं क्या समीर? अच्छा, चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया होमवर्क, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड हाँ ठीक है, तो सबके डाउट क्लियर है। एंड यस, जो क्लास में जैसे आपका डिसकनेक्शन हो जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ओके, तो चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।